दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनाव महाराष्ट्र के अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे अलग इस बार हो रहे हैं। ना सिर्फ हो रहे हैं बल्कि एक ऐसी राजनीतिक बिसात महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार बिछी है कि कोई भी राजनीतिक दल समूचे महाराष्ट्र को देखने की स्थिति में नहीं है। यानी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जिसके अपने प्रचार पूरे महाराष्ट्र में हो, जिसके अपने उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में हो और जो अपनी जीत की तिकड़मों को भी पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में लगा रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी दौर याद कीजिएगा तो जिस वक्त बाला साहब ठाकरे शिवसेना बनाते हैं तो उनकी पहली नजर मुंबई पर होती है। 60 और 70 का दशक। जब शरद पवार एनसीपी बनाते हैं तो उनकी पहली नजर पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई पर होती है। इस दौर में संयोग से कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो समूचे महाराष्ट्र में देखने की स्थिति में हो। यानी 288 सीटों पर चुनाव लड़ना या ना लड़ना तो दूर की गोटी है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर आप तमाम राजनीतिक दल जो खास तौर से दो बड़े गठबंधन के 6 राजनीतिक दल हैं, उसके भीतर जब आप परखना शुरू कीजिएगा तो आपको औसतन 50 सीट, मैक्सिमम 70 सीट, मिनिमम 28 सीट, यह स्थिति महाराष्ट्र के भीतर की है। यानी किसी राजनीतिक दल की नजर सिर्फ इस बात को लेकर है कि 28 सीटों पर नजर रखिए, चुनाव यहां जीत जाइए तो आपकी राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत हो जाएगी। किसी राजनीतिक दल की पकड़ 40 सीटों पर है, किसी की 45 सीटों पर है, कोई 50 सीट पर है और कोई 70 सीट पर है। इससे आगे बात बढ़ नहीं पा रही और यह एक पहली स्थिति हमारी टीम ने जो निकाली तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को लेकर, उनके स्टार प्रचारकों की पूरी योजना को लेकर, और जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन में आपस में टकराते हुए बागी उम्मीदवारों के आश्रय राजनीतिक दलों के भीतर जो राजनीतिक खटास तो नहीं कहें लेकिन वोट ट्रांसफर की स्थिति बेहद कम जब होती चली जा रही है, तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि किसी राजनीतिक दल की नजर सिर्फ मुंबई पर है, किसी की सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र पर है, किसी की सिर्फ विदर्भ पर है, किसी की सिर्फ मराठवाड़ा पर है। अजीबोगरीब परिस्थितियों के भीतर हमारी टीम ने आज कमाल का काम किया है। उन्होंने बताया कि दरअसल यह पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर अगर आप 5 हिस्सों में महाराष्ट्र को देखना चाहते हैं, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण, ठाणे, मुंबई को आप एक साथ 75 सीटों के आश्रय रख लीजिए, तब आप परखना शुरू करेंगे कि आखिर किस राजनीतिक दल की पकड़ किन सीटों को लेकर है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि उसने जो बागी उम्मीदवार थे 95% उनको मैदान से हटा लिया। कुछ ऐसा ही दावा शिवसेना की तरफ से भी हुआ, एकनाथ शिंदे की तरफ से भी। कुछ दावा उद्धव ठाकरे ने भी किया, कुछ दावा कांग्रेस की तरफ से भी हुआ। लेकिन जो पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें मैसेज यही गया कि सिर्फ 18% बागियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली और 40 सीटें फंसी हुई है आपस में टकराने को लेकर। बीजेपी के 8 बागी शिवसेना के खिलाफ हैं, बीजेपी के 7 बागी एनसीपी के खिलाफ हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 9 बागी बीजेपी के खिलाफ हैं, 6 बागी एनसीपी के खिलाफ हैं। एनसीपी यानी अजीत पवार, उनका एक ही बागी शिवसेना के खिलाफ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बागी शिवसेना के खिलाफ हैं 4 सीटों पर, तो शिवसेना के बागी 3 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ है। बाकी अपने ही उम्मीदवारों को लेकर भी खिलाफ की परिस्थितियां में लड़ रहे हैं। शिवसेना के 3 बागी शरद पवार की एनसीपी के खिलाफ भी हैं, 2 बागी कांग्रेस के एनसीपी के खिलाफ भी मैदान में खड़े हैं। यानी इस पूरे घटनाक्रम में 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें चुनाव के वक्त वोटों का ट्रांसफर कम से कम महायुति के बीच या महाअघाड़ी के बीच नहीं संभव है। और इन परिस्थिति के भीतर अगला सच यह है कि जहां जहां पर जो राजनीतिक दल आपस में टकरा रहे हैं वहां पर उनकी नजर में वो कौन सी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर कहा जाए कि हां यह चुनाव यहां जीतना है। हम अगर शुरुआत विदर्भ से करें, विदर्भ की शुरुआत करने से पहले लगता है हमें एक तस्वीर देख लीजिए। नागपुर की यह तस्वीर है, देवेंद्र फडणवीस का प्रचार है, बाकायदा रथ बनाया गया और नागपुर से वो आते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं, लेकिन उनकी रथ यात्रा में आपको 2 ही लोग दिखाई देंगे। 2 लोग का मतलब
एक तरफ मीडिया होगा, दूसरी तरफ कार्यकर्ता और चंद पुलिसकर्मी होंगे। इससे हटकर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यह देवेंद्र फडणवीस की रैली या कहें रथ यात्रा है नागपुर शहर के बीच में। तो शुरुआत इस दृश्य से। अब विदर्भ के केंद्र में नागपुर है और विदर्भ का सच क्या है? विदर्भ का सच यही है कि तमाम राजनीतिक दलों में से सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई या अपनी ताकत को बचाने की लड़ाई विदर्भ में लड़ रही है। कांग्रेस ने यहां 40 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। कुल 62 सीटें आती हैं विदर्भ की और उसे लगता है कि 40 में से वह 27 सीट जीत सकती है। यह एक मैक्सिमम फिगर है जो हम आपको बतला रहे हैं। यानी विदर्भ पर पूरा ध्यान कांग्रेस का है और उनके ठीक सामने बीजेपी खड़ी है। बीजेपी 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 40 सीट पर कांग्रेस, 47 सीट पर बीजेपी, और बीजेपी को लगता है 47 में से 20 सीटें वह जीत सकती है। और इन दोनों को अगर मिलाकर देखिएगा तो 36 सीटों पर दोनों आमने सामने खड़े हैं। यानी सिर्फ 4 सीट ऐसी है कांग्रेस की जहां पर वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लड़ाई लड़ रही है। बाकी तमाम जगहों पर उसको बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। और बीजेपी दूसरी तरफ 47 में से 36 सीटों पर अगर सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है तो 11 सीटें ऐसी है जहां पर वह कुछ 4 सीटें एनसीपी यानी शरद पवार की है और बाकी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ है। और यह 27 सीटों पर जीत हासिल करना कांग्रेस का टारगेट है, 20 सीटों पर जीत हासिल करना विदर्भ में बीजेपी का टारगेट है। अब आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि आखिर बीजेपी किन जगहों पर अपनी मौजूदगी को नहीं देखती है और यह भी समझना होगा कि बीजेपी के लिए कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं या कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी मराठवाड़ा को नहीं देख पा रही है, कांग्रेस ठाणे और कोकण को नहीं देख पा रही है। यह हमने एक एक रीजन सिर्फ आपको बतलाया है। उन क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी नहीं के बराबर है या वो अपने प्रचार क्रम में वहां पर प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, कमजोर है। यानी 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 2 जगहों पर महाराष्ट्र के भीतर उन्होंने अपने अपने लोगों को समझ लिया है कि यहां पर लड़े कैसे, जीते कैसे। तो कोंकण और ठाणे का इलाका कांग्रेस के लिए सबसे कमजोर, मराठवाड़ा बीजेपी के लिए सबसे कमजोर। अब सवाल यही है कि यही वो जगह है जहां पर कल राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी संविधान को लेकर सवाल नागपुर में उठाने वाले हैं और नागपुर के भीतर यह सवाल बड़ा है कि खास तौर से 13% से ज्यादा जो बौद्ध है यानी बाबा साहब अंबेडकर ने जो धम्म परिवर्तन किया उस दायरे में तकरीबन 13-13.5% वोट यहीं पर आता है विदर्भ का। और यह सवाल बड़ा है क्या वाकई लोकसभा चुनाव में अगर संविधान और आरक्षण का सवाल चल पड़ा था, संविधान का मतलब है बीजेपी पर आरोप था वो संविधान खत्म कर देंगे और इस रास्ते जो दलित वोट बैंक था, जो पिछड़ा वोट बैंक था, जिसको लगता है कि दरअसल संविधान ने उन्हें ताकत दी है और यह स्थिति महाराष्ट्र में तो कम से कम सबसे ज्यादा है। इस मुद्दे को लेकर कल राहुल गांधी की एंट्री नागपुर से शुरू होगी जो मुंबई जाएगी और मुंबई के भीतर भी उनकी सभा होगी जो एक सार्वजनिक तौर पर उनके अपने तमाम अघाड़ी के जो भी सहयोगी हैं सभी की मौजूदगी होगी। लेकिन क्या उसका असर है? नागपुर से मुंबई तक संविधान का सवाल, आरक्षण का सवाल, बीजेपी सामने खड़ी है, वो कह क्या रही है? व्यक्ति ने संविधान में दिए हुए हमारे SC/ST भाइयों के अधिकारों को छीनने की बात की है, उस व्यक्ति को मुंबई में कोई जगह नहीं है। तो आपको लग रहा है उसका कुछ असर पड़ेगा? उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। महायुति को बहुत फायदा होगा उनके आने से। देखिए, उनको संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है, ये केवल उनकी नौटंकी है, नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। अब उनकी नौटंकी से कोई उनको वोट नहीं देने वाला। नवाब मलिक पर तो बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि अगर संविधान और आरक्षण का मुद्दा उनके खिलाफ चला गया तो महाराष्ट्र की राजनीति से वो बाहर हो जाएंगे, यानी सत्ता से बाहर हो जाएंगे।
लेकिन यहां सवाल बिल्कुल हटकर है, जिस सवाल पर हम चाहते हैं कि आप गौर करें। हमने जब कहा कि विदर्भ में 27 सीट के टारगेट पर कांग्रेस है, 20 सीट के टारगेट पर बीजेपी है, तो इसके बाद जब आप मराठवाड़ा में एंट्री करते हैं तो मराठवाड़ा में कुल 46 सीटें हैं, 15 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उसका टारगेट 8 से 10 सीट तक जीतने का है। और दूसरी तरफ 19 सीटों पर बीजेपी है, लेकिन वो मानकर चल रही है मराठवाड़ा में 4 से 5 सीट भी मिल जाए तो बड़ी बात है। और इस टारगेट के तहत ही उनके चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा तमाम नेताओं के जरिए तय की गई है। जब आप नॉर्थ महाराष्ट्र में आते हैं तो यहां की 35 सीटें हैं, जिसमें 12 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को खड़ा किया और उसे लगता है वह 2 सीटों से ज्यादा जीत नहीं पाएगी। 17 सीटें बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसे लगता है 7 सीटें उसके टारगेट में है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में 70 सीटें आती है, जहां पर कांग्रेस के 20 उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर वर्चस्व शरद पवार का है और उन्हें लगता है कि शायद 4 से 5 सीटें वो जीत जाएं। और 32 सीटों पर पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें भी लगता है कि दरअसल शरद पवार और अजीत पवार जहां टकरा रहे हैं वहां उनके सामने 6 से 8 सीट से ज्यादा जीत पाना संभव नहीं है। और आखिरी हिस्से में जब आप आते हैं मुंबई, पुणे, ठाणे, कोंकण और ठाणे, इस इलाके की कुल 75 सीटों को देखते हैं तो सिर्फ 15 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 75 में से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और उसे लगता है 5 से 6 सीट जीत जाएगी। बीजेपी के 33 उम्मीदवार हैं 75 में से और उसे लगता है 10 सीटें जीत जाएंगी। टारगेट जो उनके जहन में है उम्मीदवारों को लेकर, बागी उम्मीदवार माइनस बागी उम्मीदवार जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लेकिन अपने ही गठबंधन के जो खिलाफ खड़े हैं उसको भी माइनस करके हम ये पूरा आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। और इस आंकड़े के तहत कांग्रेस के हिस्से में लगभग 44-46 सीटें आती हैं, जो पूरे के पूरे उसके टारगेट में है, जहां पर वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी 50 सीट भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपने उम्मीदवारों के जरिए देख पाने की स्थिति में कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी को अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी का जो हमने पूरा आंकड़ा आपके सामने विदर्भ, मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण, ठाणे, मुंबई का जो रखा, उस दायरे में, इनके दायरे में भी तकरीबन 55 से 65 सीट के बीच में ही वो रेंग रही है। उसको इससे ज्यादा उम्मीद की आस है नहीं राजनीतिक तौर पर, जहां पर वो मजबूती के साथ, और जिन जगहों पर मजबूती है वो 5-6 सीट ऐसी है जहां चैलेंज अपने ही गठबंधन के साथी ने बागी तौर पर खड़े होकर कर दिया। इसीलिए यह सवाल बड़ा है, क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टी अगर 50 से कम या 50 से कुछ ज्यादा के बीच भटक रही है तो फिर पूरे महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ कौन रहा है? आप कहेंगे गठबंधन लड़ रहा है, लेकिन गठबंधन भी अगर आपस में टकरा रहा है, जैसे आप महायुति का जिक्र करते हैं, महायुति का मतलब बहुत साफ है, वहां पर अजीत पवार की मौजूदगी है, वहां पर बीजेपी की मौजूदगी है, वहां पर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी है। महायुति के बीच में भी सबसे निशाने पर नाम किसका लिया गया? नवाब मलिक का नाम लिया गया। और नवाब मलिक को लेकर जो कसीदे बीजेपी ने गढ़े वो कसीदे विपक्ष ने भी नहीं गढ़े, उसने भी खामोशी बरत ली। लेकिन बीजेपी बहुत अग्रेसिव तरीके से आई, उम्मीदवार तक उतारने की बात आ गई, उम्मीदवार सामने आ गया और नवाब मलिक के खिलाफ किसे वोट देना है, बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी बन गई। लेकिन महायुति के कुल वोट को भी अगर उस इलाके में नवाब मलिक को माइनस करके जोड़ दीजिएगा तो फिर नवाब मलिक भारी पड़ जाते हैं। और यही बात नवाब मलिक के जरिए उस पूरे महाराष्ट्र के भीतर उन छत्रपों के आसरे उभर कर सामने आती है। क्या इस दौर में हर छत्रप इस दौर से निकल पा नहीं रहा है कि वो कम से कम अपनी राजनीतिक जमीन अपने इलाके में अपने खांटी उम्मीदवारों के जरिए बचा तो ले? ये कौन सी स्थिति है जो इससे पहले कभी नहीं थी? और ये वो स्थिति है जो बहुत साफ तौर पर बतलाने से अब चूक नहीं रही है कि पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके में अगर अजीत पवार और शरद पवार टकरा रहे हैं, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का हिस्सा है और उसमें 70 सीटें आती हैं, उस दायरे में भी दोनों एनसीपी अपने अपने तौर पर, अगर शरद पवार को लगता है कि वो तकरीबन 25 सीटें जीत जाएंगे तो अजीत पवार को भी लगता है वो 15 सीटें जीत जाएंगे, जो इन दोनों के लिए मैक्सिमम है इस इलाके में। और वहां पर आपस के टकराव की बात का जिक्र तो नवाब मलिक से ही सुनना चाहिए। मेरे विधानसभा में मेरे खिलाफ महायुति का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब के उम्मीदवार के समर्थन में खड़ी है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। लोगों को पता है कि मुझ पर बीजेपी का प्रेम क्यों है।
महायुति के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ये देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है और सारी जनता जानती है। लेकिन ये साफ कर दूं कि इस सीट पर महायुति के पास मात्र 28,000 वोट हैं। उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकते। और ये भी मैं बता दूं कि 28,000 वोट भी इस बार मिल जाए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। लोग बदलाव चाहते हैं और जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ जनता खड़ी होती है। और हमारी लड़ाई इस विधानसभा क्षेत्र में किसी व्यक्ति से या दल से नहीं है, हमारी लड़ाई पूरी तरह से व्यवस्था से है। अब सवाल सिर्फ नवाब मलिक या पश्चिमी महाराष्ट्र भर का नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पहली बार इतनी ज्यादा बिखरी हुई है कि किसी भी राजनीतिक दल के पांव पूरे महाराष्ट्र तो दूर, कम से कम 2 या 3 बड़े हिस्सों में भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक क्षण के लिए दोबारा अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को देखना चाहते हैं तो ये लगभग 76 सीटों पर आपस में टकरा रहे हैं। इन 76 सीटों में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर अपने ही गठबंधन के दूसरे साथी या फिर वहां के दूसरे क्षत्रप राजनीतिक तौर पर चुनौती देने को तैयार खड़े हैं। यानी इन 76 में से अगर आप 60 सीटों पर आ जाते हैं जहां दोनों टकरा रहे हैं और दोनों के हिस्से में अगर आप 30-30 सीट दे भी देते हैं तो भी सोचिए महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में इन दोनों की परिस्थिति मजबूत उम्मीदवारों के आश्रय 15 से 25 सीटों के बीच ही रेंग रही है। यानी वही 40, 45, 50, 55 इसी आंकड़ों में दोनों अटके हुए नजर आते हैं। और यहां यह समझ लेना चाहिए कि दरअसल यह परिस्थिति क्या वाकई छत्रपों के साथ भी है। मसलन एकनाथ शिंदे 80 उम्मीदवारों के साथ मैदान में है और उनकी पार्टी को बीजेपी पीछे से धकेल रही है, क्योंकि लगभग 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीजेपी ने उन्हें दिए हैं कि आप इन्हें रखिए और अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाइए। यानी ऐसा ना हो जाए कि पता चले कि एकनाथ शिंदे ज्यादा लाभ की स्थिति में आ गए और फिर अलग रास्ते निकल गए, तो कम से कम बीजेपी से आए हुए लोग तो साथ रहेंगे और वो कहीं ना कहीं लगाम हाथ में रखेंगे। लेकिन इन 80 सीटों में से सिर्फ 35 सीटें ऐसी है जहां खांटी तौर पर एकनाथ शिंदे अपनी ताकत का एहसास अपनी राजनीति के आश्रय, शिव सैनिकों की राजनीति के आश्रय, आनंद दीघे को गुरु बताते हुए, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का जिक्र करते हुए और चुनाव चिन्ह भी शिवसेना का लिए हुए 35 जगहों पर टिक पा रहे हैं। तो 80 में से 35 फिर अटक गए। यानी बीजेपी अगर 55 सीट से आगे 55-60 सीट से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है तो 30-35 सीट पर यह आकर अटकते हैं। एनसीपी की स्थिति, अजीत पवार की स्थिति नाजुक है, लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर उन्हें लगता है कि वो 15 सीट जीतेंगे और बाकी जो कोंकण का इलाका है, ठाणे का इलाका है, मुंबई का इलाका है, वहां से भी वह तकरीबन 7-8 सीट जीत जाएंगे। इन सबको जब जोड़िएगा तो इनका आंकड़ा भी किसी भी हालत में 30 से आगे बढ़ेगा नहीं, मैक्सिमम है ये 30। यानी इन सबको जब आप मिला दीजिएगा तो वही परिस्थिति आ जाएगी जो लोकसभा चुनाव की परिस्थिति थी। लोकसभा चुनाव के वक्त में 128 सीटों पर यह गठबंधन विधानसभा में आगे था। कमोवेश वही स्थिति आकर अटक रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या यह मान लिया जाए लोकसभा के दौर में तो 151 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था, तो क्या अघाड़ी उसी रूप में आगे चलेगा? जी नहीं, वहां आपस में चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे और इन 151 जगहों पर जहां ये आगे चल रहे थे लोकसभा चुनाव में, वहां की 17 सीटों पर ये आपस में टकरा रहे हैं। यानी वोट ट्रांसफर 17 सीटों पर होने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। आपको अपने बूते जीतना है या वो सीटें आप महायुति को दे देंगे, उस तरफ चली जाएगी। और यही वो परिस्थिति है जिसमें दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना 96 सीटों पर तो लड़ रही है, लेकिन उसकी पूरी ताकत 48 से 50 सीटों पर जाके अटकी हुई है। उसके बाद वो हांफती हुई दिखाई देती है। यानी राजनीतिक तौर पर अपने चुनाव चिन्ह अपनी परिस्थितियों के बीच बनाते हुए भी 48 से 50 सीट के बीच वो फंसी हुई है। इसी स्थिति में कांग्रेस है, 44 से 50 के बीच में वो फंसी हुई है। एनसीपी यानी शरद पवार, इनका टारगेट बहुत साफ है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में अगर वो 25 से 27 सीट जीतते हैं और उसके बाद नॉर्थ महाराष्ट्र के भीतर इनकी 12 सीटें अगर आ जाती है और इसके बाद वो बाकी जगहों पर कदम छिटपुट अलग अलग इलाकों में रखते हैं तो 50 का आंकड़ा छू सकते हैं। यानी 50 के आंकड़े के आगे शरद पवार भी 87 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे नहीं। यहां पर भी मैसेज वही आकर खड़ा हो जाता है कि तब क्या यह माना जाए कि लगभग 125 सीट के इर्द गिर्द चीजें आकर अटक गई। यही स्थिति उस तरफ भी है, वैसे ही चीजें अटक गई। हर पॉलिटिकल पार्टी की पहुंच पकड़ अपने उम्मीदवारों को लेकर 50 सीट से आगे बढ़ नहीं पा रही है। शायद यह पूरा एनालिसिस बीजेपी अपने तौर पर कर रही है और इसीलिए
आज ही शाम में बकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र के चुनाव को चिंतन मनन करने के लिए, इसी दृष्टि से कि हम लड़ तो रहे हैं 148 सीटों पर, लेकिन हमारी ताकत 50-60 सीटों से आगे बढ़ती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है। खुद अमित शाह वहां पर पहुंचे आज और चिंतन मनन इसी बात को लेकर होने लगा कि अगर ये आंकड़ा अपने आप में 100 के अंक को जो पिछली बार छुआ था, अगर उसे नहीं छू पाएंगे तो फिर भूल जाइए कि सत्ता में कैसे आएंगे और किस तरीके से सरकार बनाएंगे। और यह दृश्य अमित शाह का है जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंचे। बीजेपी के माथे पर शिकन जरूर है, लेकिन उसे अब यह भी एहसास हो चला है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति को उसने साध लिया तो आने वाले वक्त में उसे किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह शरद पवार का आज बारामती में यह ऐलान कर देना कि अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो सेवा करेंगे। और फिलहाल राज्यसभा में हैं, 1.5 साल बचे हुए हैं। उन 1.5 साल के बाद उन्हें कैसी राजनीति करनी है ये वो ध्यान देंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी जनता के भीतर मैसेज बहुत साफ है कि बीते 14 बार जो शख्स चुनाव लड़ा और जीता, अब वो चुनाव मैदान से बाहर है। ये कहकर बाहर है कि अब नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए। राजनीतिक तौर पर इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के भीतर कोई चेहरा नहीं है जिसके पीछे पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो जाए। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। शिवसेना के चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे की पहचान हो सकती थी, लेकिन शिवसेना जब टूटी और टूटी हुई शिवसेना से निकले हुए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए तो वो चेहरा बड़ा हो गया। यानी राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र इस वक्त बिना चेहरे के है। राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र इस वक्त किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़ा हुआ नहीं है। पहली बार महाराष्ट्र में 6 राजनीतिक दल अलग अलग टापू के तौर पर नजर आ रहे हैं और पहली बार 50 सीटों तक सीमा रेखा एक खींची गई है हर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर कि इतनी सीटें अगर मिल जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। बीजेपी इस दृष्टि से यहां पर अपना विस्तार चाहती है। जब सभी राजनीतिक दल छोटे छोटे टापुओं में सिमटे हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र को मत पाने की स्थिति में कोई राजनीतिक दल नहीं और टिकटों का बंटवारा जिस तर्ज पर हुआ है उसमें सिर्फ एक बीजेपी है जो तमाम जगहों पर, जिसकी मौजूदगी तो है, क्योंकि उसकी मौजूदगी को अगर आप परखेंगे तो वो हर जगह पर है। सबसे कम नॉर्थ महाराष्ट्र में है, लेकिन वहां सबसे कम सीटें भी हैं। 35 सीटें हैं, लेकिन 17 सीट यानी लगभग 50% उसी के उम्मीदवार हैं। मराठवाड़ा में उस लिहाज से कम है, 46 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटों पर वह चुनाव लड़ रही है। यानी एक नए चेहरे के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी कदम रख सकती है। यह मैसेज बीजेपी के भीतर लगातार मत रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का संकट है कि अगर राहुल गांधी संविधान और जाति जनगणना या फिर संविधान के तहत मुख्यधारा में लाने की पिछड़ों को जिस राजनीति को साधना चाहते हैं, अगर वह लोकसभा की तर्ज पर इस विधानसभा चुनाव में क्लिक नहीं हुआ तो क्या होगा। उद्धव ठाकरे का संकट सबसे बड़ा यह है कि भावनात्मक तौर पर वह लोगों के साथ शिवसैनिक के तौर पर जुड़े तो हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे के तौर पर जुड़े तो हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर यह क्लिक नहीं हुआ तब क्या होगा। यानी ध्यान दीजिए, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके पास एक नेता हो या एक चेहरा हो जिसके पीछे सब कोई चलने को तैयार हो। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अपनी बनाई हुई राजनीतिक जमीन से हटकर बाकी लोगों को अपनी लोकप्रियता के आश्रय साथ खड़ा कर पाने के नए वोटों को लाने की स्थिति में हो। और इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है जिस मुद्दे के आश्रय राजनीति साधने के लिए या राजनीति को निशाने पर लेने के लिए राजनीतिक दल आपको टकराते हुए दिखाई दे। सारी परिस्थितियां एक क्षण में गायब है। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव 288 विधानसभा सीटों का तो है और बहुमत के लिए 144-145 सीटें चाहिए तो,
लेकिन इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है और गठबंधन की राजनीति में आपस में लड़ते हुए राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन अपने अपने खांटी पुराने उम्मीदवारों के आसरे जीत की आस बनाए रखना चाहते हैं और यही इस चुनाव का अनूठा मंत्र इस दौर का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।